अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। हवेली के ऐन सामने जाकर काका रुक गया। सैराब और फारूकी ने भी उसके दाएं बाएं आकर कदम रोक लिए। हवेली का चौबी और बुलंद दरवाज़ा खुला हुआ था। जगह जगह रोशनी हो रही थी, जो इस बात की शायद थी कि अंदर कोई रहता है, लेकिन हैरान कुन हद तक खामोशी ये भी बताती थी कि हवेली बिल्कुल खाली है। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए, फिर काका ने उन दोनों को सर घुमाकर बड़े गौर से देखा। आओ, उसके लबों से निकला और वो उन दोनों को लेकर हवेली के गेट में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वो दो हिस्सों में तकसीम थी, जिनके दरमियान एक खूबसूरत लान नुमा बागीचा था। बागीचे के ऐन दरमियान किसी मर्द का संगी मुजस्मा नस्ब था। सैराब ने उसे गौर से देखा। बागीचे में उस मुजस्मे के अलावा फूलों की क्यारियां थीं, जिनमें मुरझाए हुए फूलों और जले सड़े पत्तों के अलावा कुछ ना था। काका लान में रुकने के बजाय सीधा बाएं तरफ के रिहायशी हिस्से में दाखिल हुआ। ये एक बड़ा हाल नुमा कमरा था। कमरे में रोशनी हो रही थी। यूं ही वो अंदर दाखिल हुए, टटक कर रुक गए। काका उनसे चंद कदम आगे जा खड़ा हुआ। सैराब और फारूकी की आंखों के सामने एक बेहद दहशतनाक मंजर था। उनके दिल, जो पहले ही बेकाबू थे, चंद लम्हों के लिए ज़ोर से धड़के और फिर जैसे चुप साध ली। सामने एक आराम कुर्सी पर हड्डियों का एक ढांचा उनकी तरफ रुख किए पड़ा था। उसकी आंखों की जगह बड़े बड़े दो सुराग जैसे उनकी कैफियत का बगौर जायज़ा ले रहे थे। काका ने अचानक ज़ोर से ताली बजाई और उनके दिल उछलकर हलक में आ गए। ना जाने कमरे की छत में छुपी हुई चमगादड़ों को क्या हुआ कि वो अपनी मनहूस आवाज़ों में चीखती चिल्लाती एकदम अपने सुराखों से बाहर निकली और फड़फड़ाती हुई कमरे से निकल गईं। साथ ही पूरे कमरे में ताफून और सड़न का एक बबका पैदा हुआ कि वो दोनों बेख्तियार नाक पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो गए। उसी लम्हे अचानक ढांचे ने हल्की सी कड़कड़ाहट के साथ हरकत की। खौफ ने एक बार फिर उन दोनों को गिरफ्त में ले लिया। फटी फटी आंखों से वो मुतहरिक हो जाने वाले ढांचे को देख रहे थे, जो अपने अस्तुखानी हाथ अपनी आंखों के सुराखों पर रखे सिसकियां ले रहा था। उसकी आवाज़ से महसूस हो रहा था कि कोई औरत रो रही है। काका ने बड़ी गहरी नज़रों से ढांचे को देखा। डरो मत बाबू, उसने पलटे बगैर उन दोनों को तसल्ली दी। काका की आवाज़ ने उन्हें हकीकत की दुनिया में खींच लिया, मगर वो इस तिलस्माती फ़िज़ा को क्या करते जो ढांचा किसी औरत का उनके सामने आंसू बहा रहा था। फिर एक और अजीब मंजर ने जन्म लिया। ढांचे की आंखों से बाकायदा आंसू निकले और उसके रख्सारों की हड्डियों को तर करते हुए नीचे गिरने लगे। खौफ अब उनको उस मकाम पर ले आया था जहाँ किसी भी इंतहा का इख्तिताम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पर जैसे पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, वैसे ही अब उनका खौफ भी दम तोड़ रहा था। सैराब ने फारूकी की जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैली और वो आसूदा से हो गए। एक ने दूसरे के जहन में जो पैगाम पहुंचाना था वो यही था कि ये सब धोखा है, फ़रेब है जो दिखाई देता है, असल बात उसके पीछे पोशीदा है। इसलिए खौफ के जलते अलाव पर बेखौफी का चिमटा देना ही उनके लिए बेहतरी का पैगाम लाएगा। बस करो, क्या मुझे भी रुलाओगी? अचानक काका ने हाथ उठाकर जैसे उस ढांचे को मुखातिब किया। ढांचे ने एक झटके से हाथ चेहरे से हटाए और एकदम कुर्सी छोड़ दी, और वो एक लम्हे का वक्फा था जिसमें वो जनाना ढांचा खड़खड़ाता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब उनके सामने सुर्ख लिबास में सजी सजाई एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। खौफ की जगह हैरत ने ले ली। सैराब और फारूकी के समझ में कुछ नहीं आया, अलबत्ता उस हसीना के होंठों से निकलने वाले अल्फाज ने उनको चौंका ज़रूर दिया। क्या बात है काका, जो तूने मुझे आन जगाया? मुझे माफ़ करना आनिया। काका के लहजे में संजीदगी दर आई। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुझे बेचैन करूं, मगर आज बहुत अरसे बाद वो हरामज़ादा फिर अपनी महफिल सजाने जा रहा है। क्या? आनिया बुरी तरह चौंकी। उसने सैराब और फारूकी को तो जैसे अब तक देखा ही ना था। वो सिर्फ़ और सिर्फ काका की तरफ मुतवज्जो थी। हाँ आनिया, काका ने खैर भरे अंदाज में नफरत से कहा। उसका एक इब्लीसी दोस्त इस शरीफ आदमी की बीवी को उठा लाया है, और आज वो शैतानी महफिल ज़रूर सजेगी, ये तू भी जानती है। और पहली बार
आनिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सैराब की जानिब देखा। क्या नाम है उस कुत्ते का जो तेरी बीवी को उठा लाया? वो धीरे से बोली। कलमाशा, बेख्तियार सैराब के लबों से निकला। कलमाशा। आनिया के लहजे में हैरत छलकी। वो यहाँ मौजूद है? हाँ। काका ने उसे बगौर देखा। क्या तू जानती है उसे? जानती हूँ। नफरत से उसने होंठ सुकेड़े। मगर एक बात तुम लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं, वो उस औरत को जान से नहीं मारेगा। वो औरत तो उसकी ज़रूरत है। प्रेग्नेंट है ना वो? हाँ। सैराब ने हैरत से आंखें झपकीं। मैं जानती हूँ। वो उसे तुमसे छीन लाया है, मारेगा नहीं, हिफाजत से रखेगा। तुम्हारे बच्चे की उसे ज़रूरत है। उसके बाद वो उसे ज़िंदा रखेगा या नहीं, ये मैं नहीं जानती, मगर यह तय है कि बच्चे की पैदाइश तक वो तुम्हारी औरत की जान नहीं लेगा। लेकिन उस वक्त तक मैं शम्मा को उसके कब्ज़े में कैसे रहने दे सकता हूँ? सैराब ने बेताबी से कहा। ये मैंने कब कहा? क्या नाम है तुम्हारा? वो सवालिया नज़रों से उसे देखकर बोली। सैराब और ये फारूकी। सैराब ने अपना और फारूकी का तारुफ करा दिया। हाँ तो सैराब बाबू, तुम्हारी बीवी को उसके कब्ज़े से निकालना ज़रा जोखियों का काम है, मगर मैं कोशिश करूँगी ये काम हो जाए और जल्दी हो जाए। तुम लोगों को इसमें ज़रा सब्र से काम लेना होगा। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से अब तक रोक रखा था। ये तो दिन ही में हवेली के अंदर घुसने पर तुले हुए थे। काका ने उनकी बेखौफी का इजहार किया। कोई फ़ायदा नहीं था। दिन में यहाँ क्या होता है? हवेली रात को ज़िंदा होती है। रात को यहाँ आने जाने का हुक्म जारी होता है। ये शैतानी हवेली बदरूओं का मस्कन है। वो तो रात ही को सांस लेते हैं। आनिया ने यूं बताया जैसे वो उनको हवेली की तारीख सुना रही हो। उसी वक्त दूर से अचानक मौसीकी की आवाज़ बुलंद हुई। फारूकी और सैराब ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा। उनके कान उस मौसीकी के शोर से बाखूबी आशना थे। ये वो ही सहराई रक्स संग का हंगामा था जिसे वो पहले भी कई बार कैलाश के स्याह महल में सुन चुके थे। लगता है महफिल शुरू हो गई, काका ने तेज़ी से कहा। हाँ, बदरूओं ने आंख खोल ली। आनिया ने नफरत से कहा। अब क्या करें? काका ने उसकी जानिब देखा। इंतज़ार। वो धीरे से वापस उसी कुर्सी पर बैठ गई जहाँ कुछ देर पहले उसका ढांचा पड़ा था। काहे का? काका ने पूछा। महफिल के ख़त्म होने का। मगर क्यों? महफिल ख़त्म होने के बाद ही वो अपने अपने ठिकाने पर जाएंगे। शफ़क़ात आधी रात के बाद जागने पर कादिर नहीं है। वो बेख्तियार सो जाएगा। कलमाशा भी अपने बिल में घुस जाएगा। फिर ही मैं जाकर इस बाबू की बीवी के बारे में कुछ कर सकूँगी। ओ, काका ने होंठ सुकेड़ लिए। ये इंतज़ार बड़ी अज़ियतनाक चीज़ है। ये तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ काका, आनिया ने बड़े अजीब लहजे में कहा। इंतज़ार अज़ियतनाक नहीं, जानलेवा चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता कांटों पर जैसे किसी कपड़े को डालकर खींचते हैं ना, इसी तरह ये रूह को चीरता है। मैंने ठीक कहा ना? उसने काका की आंखों में देखा। हाँ आनिया। काका ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसके लहजे में तड़प और उदासी झलक रही थी। मैं जानता हूँ ऐसा ही है। काश काका तुम मेरी बात मान लेते, वो हसरत से बोली, और तुम्हारी तरह सिर्फ रात का मुसाफिर होकर रह जाता। वो तलखी से बोला। मेरे साथ तो रहते फ़ायदा? वो हाथ फैलाकर बोला। मोहब्बत में फ़ायदा और नुकसान दुकानदार देखा करते हैं काका। वो तंज से बोली। मैं दुकानदार नहीं था आनिया, आज भी दुकानदार नहीं हूँ। तुमने खुद को त्याग कर क्या पाया? बदरूओं का साथ, बुराई की दुनिया। मगर देख लो काका, मैं इस दुनिया में रह कर भी अच्छी हूँ। जानता हूँ, काका ने रुख फेर लिया, मगर मेरे लिए क्या, सिर्फ उदासी, इंतज़ार अपनी मौत का। मत करो ये बात, वो तड़प कर बोली। तुम्हें ज़िंदा देखने के लिए तो मैं सूली पर लटक गई थी। काश तुम्हारी जगह मैं ऐसा कर सकता आनिया। काका के लहजे में दुख ही दुख था। अच्छा हुआ तुमने ऐसा ना किया, वरना काका मैं तुम्हारी तरह मौत का इंतज़ार ना कर पाती। खुद को मार लेती अपने हाथों और फासले ख़त्म होने के बजाय और बढ़ जाते। सैराब और फारूकी हैरत ज़दा से उनकी बातें सुन रहे थे। कमरे में बैठने के लिए कोई शय न थी। एक कुर्सी थी जिस पर आनिया बैठी थी। एक कोने में बिस्तर लगा था जो धूल और मिट्टी से अटा पड़ा था। वो खड़े खड़े थकन महसूस करने लगे। इतना तो वो दोनों जान गए थे कि आनिया और काका किसी वक्त में आशिक माशूक रहे होंगे, मगर उन दोनों के दरमियान क्या हादसा दीवार बनकर हायल हो गया, ये वो ना समझ पाए। मौसीकी का शोर अब खासा बुलंद हो चुका था।
आज उस शोर में करमाशा के बेहंगम कहके शामिल नहीं थे, इसलिए मौसीकी का ज़ीरो बम उनको दहशत ज़दा नहीं कर पा रहा था। आप लोग थक जाएंगे, उधर बैठ जाएं। आनिया ने अचानक उन दोनों को मुखातिब किया। वो इनकार ना कर सके और आगे बढ़कर आनिया के इशारा करदा बिस्तर की जानिब बढ़ गए। झाड़ फटक कर थोड़ी बहुत जगह साफ कर कर वो बिस्तर के कोने पर बैठ गए। काका और आनिया उनसे 2-2.5 गज दूर थे। काका 2 कदम आगे बढ़ा और दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गया। उसका रुख सेराब और फारूकी की तरह आनिया ही की तरफ था। काका, कितनी देर इंतज़ार करना होगा अभी? आहिस्ता से सेराब ने पूछा। ज़्यादा नहीं बाबू, बस थोड़ी देर, वो उनको तसल्ली देते हुए बोला। इंतज़ार तो लम्हों का भी बुरा होता है काका, फिर महबूब का इंतज़ार तो वैसे ही सदियों पर मोहित हो जाता है। आनिया ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। है ना बाबू? उसने सेराब की जानिब देखा। सेराब ने महज सर हिला दिया। उसके दिल में होक सी उठी। शम्मा इस वक्त न जाने किस हाल में होगी। वो करमाशा शम्मा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता? नहीं बाबू, आनिया ने बड़े यकीन से कहा। मैंने कहा ना, वो उसे हिफाजत से रखेगा। कल रात शबकात उसका किस्सा सुना रहा था, तभी मैं उसके नाम और काम से वाकिफ़ हुई थी। वो अपने ख़ास वक्त को खो चुका है। उसकी ताकत रोज़ बरोज़ कम हो रही है। कुछ अरसा और इसी तरह निकल गया तो वो एक बेज़रर चूहे से ज़्यादा हैसियत का मालिक भी ना रहेगा। फिर भी अंदाज़न कब तक इंतज़ार करना होगा हमें? फारूकी ने ज़ुबान खोली। कहने को तो चंद घंटे, मगर मैं ये कहकर तुम लोगों का हौसला नहीं तोड़ना चाहता था। फारूकी बाबू के यहाँ दिन बड़ी तेज़ी से गुज़रता है और रात सदियों को दामन में लिए हुए आती है, फिर जाने का नाम नहीं लेती। काका ने आनिया की जगह जवाब दिया। यानी? सेराब ने उसे और आनिया को बारी बारी सवालिया नज़रों से देखा। यानी ये कि सेराब बाबू, इंतज़ार करो, सिर्फ इंतज़ार, उन बदरूओं के थक जाने का, उनके सो जाने का। और तब तक अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुना सकता हूँ। कहानी? कैसी कहानी? 2 दिलों की कहानी, 2 ऐसे दिलों की कहानी जो एक साथ धड़कते थे। शायद उस कहानी में तुम्हें अपनी और अपनी बीवी शम्मा की मोहब्बत झलकती दिखाई दे जाए। शायद तुम उस कहानी को सुनकर उन पाताल के कैदियों को दवा दे सको, ऐसी दुआ जो उनकी जुदाई और सज़ा ख़त्म कर दे। आनिया ने तड़प कर काका की तरफ देखा। काका, मुझे मत रोकना आनिया, आज बहुत देर बाद मेरा दिल धड़का है। एक मोहब्बत करने वाले ने दूसरे मोहब्बत करने वाले को देखा है। हमें एक दूसरे को जान लेने दो, एक दूसरे को पहचान लेने दो। आनिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर ना जाने क्यों खामोश हो गई। काका ने सेराब और फारूकी की जानिब बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा। उनकी नज़रें मिली। फिर काका ने अपनी दबंग मगर दुखी भरी आवाज़ में कहना शुरू कर दिया। ये बहुत पहले की बात है। उस रात सर्दी ने अपना सारा कहर उगल दिया था। अचानक ही कमरे की फ़िज़ा में धुआं सा फैल गया। धुंध उतर आई। सेराब और फारूकी ने आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे के मद्धम पड़ते माहौल को साथ रखना चाहा, मगर वो तो जैसे उनसे दामन छुड़ाकर भाग निकला था। उनकी आंखों में एकदम थकन उतर आई। ऐसे लगा जैसे वो अभी गहरी नींद सो जाएंगे। लाख रोकने पर भी वो अपनी आंखों को खुला न रख सके। पलकें मूंदते ही जैसे काका की आवाज़ ने तस्वीरों का रूप धार लिया। वो कह रहा था, ये सुन रहे थे, मगर सुन कहाँ रहे थे। वो तो गुजरते वक्त की एक फ़िल्म देख रहे थे। हर मंजर वाज़िया था, हर आहट नुमाया थी। एक शहर था जिसने उनके कल्ब और नज़र को जकड़ लिया था। वक्त उनके सामने खड़ा अपने लिबास का एक एक परत आहिस्ता आहिस्ता उतार रहा था। माजी उभरते हुए सूरज की तरह उनके सामने उभर रहा था, तुलू हो रहा था। मैं तीसरी बार वो चीख सुनकर लरज़ गया। जी चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर उठूं और बाहर जाकर मालूम तो करूं कि ये चीख किसकी है, उस चीखने वाले को क्या अज़ियत दी जा रही है, वो किस तकलीफ़ में मुब्तला है। फिर अगले ही पल शदीद सर्दी और खौफ के गहरे होते एहसास ने मेरे जज्बा रहम पर गलबा पा लिया। इस दौरान एक आध बार वो रोती हुई चीख फिर उभरी। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर लीं, जैसे इस तरह समात का दर भी बंद हो जाएगा। इसी हालत में ना जाने कब मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह मैं बेदार हुआ तो रात के वाक़े का जहरीला असर अभी तक मेरे दिल और दिमाग में मौजूद था। मैं आया तो इस बस्ती में इसलिए था कि कुछ अरसा इसकी खूबसूरती और हुस्न के दामन में गुजारूंगा, फिर लौट जाऊंगा।
मगर यहाँ आकर मुझे एक छोटा सा काम मिल गया। काम भी मेरी मर्जी और तबीयत से मेल खाता था, यानी रेस्ट हाउस की निगरानी, मकबूल मुआवजा मिल जाता था। मैंने वापसी का इरादा तर्क कर दिया और यहीं रह पड़ा। बस्ती के लोग बहुत अच्छे थे। रेस्ट हाउस शफकात की हवेली के एन सामने था।